हम्म, क्या शुरू करें? हैं साथियों, एक बार जुड़ गए हो तो साथी बताएं, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक तो कोई नहीं, ये लाइव हो गया ना, पूरा अपने आप जुड़ जाओ, आवाज तो साफ जाओगी। इसका उसमें कॉन्शियस में ना रहो, आप अपने आप। नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा। ये 3 आ गई लाइव अब। ये ऊपर से तो सर कट रहा है यार, देखिए फोटो का कैसे करें इसका। हाँ, सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। बेहद अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, ने पूरी दुनिया में महामारी का रूप धारण किया है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दुनिया में। हमारे देश में भी 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। कोरोना के अलावा भी अन्य बीमारियों में कितने लोग मारे गए हैं जिनका इलाज स्थगित है। तो बिना इलाज के इस समय के ऊपर जो लोग मारे जा रहे हैं या पीड़ित हैं, कितने लोग हैं, अभी नहीं कहा जा सकता। शायद बाद में इसका अध्ययन होगा। तो इस मौके के ऊपर हम तमाम दुनिया के नागरिक, हमारे देश के नागरिक जो इस कोरोना वायरस की बीमारी का शिकार हुए हैं, मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे परिस्थितियों के अंदर जब तालाबंदी देश में चल रही है, लॉकडाउन है, इस महामारी से लड़ने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं DYFI के साथियों का कि उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का, राहत कार्यों में अपने संलिप्तताओं के बावजूद महत्वपूर्ण दिनों के ऊपर, जो ऐतिहासिक महत्व के दिन हैं, ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत, परिचर्चाएं जो आयोजित की हैं, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आज का दिन वैशाखी का दिन है, 13 अप्रैल। वैसे तो त्योहार का दिन है, लेकिन वक्त बधाई देने का नहीं है, जिसके बारे में हम वाकिफ हैं। लेकिन ये दिन हिंदुस्तान के इतिहास में इस रूप में दर्ज है कि जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में जिस तरह का हत्याकांड रचा गया, हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला करके जिनको मारा गया, वो एक विस्मरणीय दिन है। और ये परिघटना कोई अचानक कोई घटित अनहोनी नहीं थी, बल्कि बाकायदा सुनियोजित ढंग से रचा गया एक हत्याकांड था। देश के आजादी के आंदोलन नई करवट ले रहा था। एक ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर निर्मित, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जिसमें भयंकर महंगाई थी, बेरोजगारी थी। और क्योंकि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जिस तरह से हिंदुस्तानियों को एक सस्ते ईंधन के रूप में झोंका के
भर्ती करके इंडियन ब्रिटिश आर्मी के अंदर हिंदुस्तानियों को जबरदस्ती लालच दे करके, कहीं दबाव डाल करके भर्ती किया गया था। उसमें से अकेले पंजाब से 1/3 लोग पंजाब से थे। और इस विश्व युद्ध के अंदर हजारों हजार भारतवासियों को अपने देश के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित में लड़ते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अनेकों जख्मी सैनिक जो युद्ध से लौट करके आए, अनेकों तरह की बीमारियां भी उनके साथ आई। 1918 के अंदर जिस तरह से आज हम कोरोना वायरस का प्रकोप देख रहे हैं, इसी तरह के एक वायरस का, जिसको स्पेनिश फ्लू के रूप में इतिहास में दर्ज है, उसका असर हमारे देश पर पड़ा। अनेकों लोग इस महामारी का शिकार हुए। 1918 के अंदर देश के अंदर अकाल भी पड़ा था, उसका भी शिकार हुए। युद्ध के अंदर अनेकों तरह के न सिर्फ मानवीय संसाधन बल्कि आर्थिक संसाधन भी हिंदुस्तान से निचोड़ करके ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया था, और इसका असर, इसके जख्म हिंदुस्तान की जनता भुगत रही थी। एक तरफ कुछ लोगों में ये उम्मीद थी, आशाएं थी कि जिस तरह से युद्ध के अंदर हिंदुस्तानी लोगों ने अपना योगदान दिया है, उसके बदले में शायद ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश ताज के नीचे ही स्वशासन का कुछ अधिकार हिंदुस्तानियों को देगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। देश में जिस तरह का असंतोष पैदा हो रहा था, बेरोजगारी भयंकर रूप धारण कर रही थी, महंगाई थी, ऐसे समय के ऊपर जगह जगह के ऊपर जो आंदोलनों का, प्रतिरोध का जो परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने बाकायदा राजद्रोह की गतिविधियों को रोकने के नाम के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रॉयल को बनाया गया। और उस रॉल्ट की अध्यक्षता में इस कमेटी ने 2 प्रस्ताव तैयार किए, जो उस समय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, जिनको कानून के रूप में पास किया गया। स्थानीय जो प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद, उनकी अनसुनी करते हुए इन कानूनों को पास किया गया, जिन कानूनों के तहत किसी भी भारतवासी को संदेह के आधार के ऊपर बिना मुकदमा दर्ज किए 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। ऐसी विशेष अदालतें स्थापित की गई कि जिनमें फैसला होने के बाद आगे कोई अपील नहीं की जा सकती थी, जिसे हम इतिहास के अंदर रॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस रॉल्ट एक्ट की खिलाफ पूरे देश में गांधी जी, क्योंकि हिंदुस्तान आ चुके थे 1915 में, उनकी एक ख्याति साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक सत्याग्रह के आंदोलन को संचालित किया, वो हिंदुस्तान के अंदर उनकी एक पहचान बनी थी। हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा, गुजरात के अंदर किसानों के आंदोलनों का, मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। पर गांधी जी ने अन्य और नेताओं के साथ सलाह मशवरा करते हुए यह तय किया गया कि रॉल्ट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध किया जाए। फरवरी के महीने में यह वार्तालाप के आधार के ऊपर यह तय किया गया कि पूरे देश में रॉल्ट एक्ट के खिलाफ हड़ताल की जाए। पहले 30 मार्च का दिन तय किया गया, बाद में उसको बदल के 6 अप्रैल तय किया गया।
अब क्योंकि उस समय के ऊपर कम्युनिकेशन के इस तरह के जरिए नहीं थे जो आज हैं, तो कुछ गलतफहमियां, सूचनाओं के गैप बने रहे और 30 मार्च को ही दिल्ली में हड़ताल हुई। हड़ताल कामयाब रही, लेकिन उसके अंदर गोलियां चली प्रदर्शनकारियों के ऊपर, 10 लोग मारे गए। अलग अलग राज्यों का जो इसकी तैयारी में जो दौरे किए गए थे, उसका प्रभाव यह हुआ कि पहली बार हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में एक सफल राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। वो चाहे बॉम्बे था, कलकत्ता था, मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, देश के तमाम नगरों के अंदर दुकानें बंद, हड़तालें, लाखों की संख्या में मद्रास के अंदर सभाएं, कलकत्ता में। इसी तरह से पंजाब में भी जबरदस्त एक समर्थन इस हड़ताल को मिला। अब गांधी जी क्योंकि पहले कभी पंजाब नहीं आए थे, उस आंदोलन के वहां के स्थानीय लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने पंजाब आने का फैसला किया। लेकिन उनको 9 अप्रैल को ही दिल्ली पहुंचने से पहले पलवल के पास उनकी गाड़ी को रोक करके उनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया और वापस बॉम्बे भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना पहुंची। इस आंदोलन के, पंजाब के जो आंदोलन के जो 2 बड़े नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, उनको भी बाकायदा डिप्टी कमिश्नर ने बुला करके बातचीत के लिए बुलाने के बहाने से और उनको निर्वासित कर दिया गया। अब इस बार यहां लोगों को मिली तो अप्रैल को अमृतसर के अंदर लोगों ने प्रदर्शन किया डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के ऊपर। जब लोग जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, तो रेलवे पुल पर जाते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। दर्जनों लोग उस गोलीबारी के अंदर मारे गए। भीड़ तितर बितर करते हुए उफरा तफरी में 5 यूरोपियन भी मारे। ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि यह सिर्फ अकेले अमृतसर की बात नहीं है, पंजाब के अनेकों अलग अलग हिस्सों में, जिसकी बात हम पहले कह चुके हैं, लाहौर में अलग अलग हिस्सों के अंदर ये प्रदर्शन जो 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, उन पर भी गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। तो इन हालात के अंदर जब ये लोगों के ऊपर, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो गोलियां चली, आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। इसके असंतोष में प्रतिरोध सभा 13 अप्रैल की जलियांवाला बाग के अंदर बुलाई गई। उसी समय के ऊपर पंजाब के जो उस समय के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर, उन्होंने अमृतसर को सेना के हवाले कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर के अंदर नागरिकों के बिजली पानी काट दी गई और ये कि तमाम तरह की ये प्रचार किया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिली थी कि तमाम जलसे जुलूस तमाम पर पाबंदियां लगा दी गई। बावजूद इसके ये जो आंदोलन का उभार जो देश में और खास तौर पे पंजाब जो इसका केंद्र बन रहा था, जिसकी बड़ी एक ऐतिहासिक विरासत भी रही है, बाकायदा पीपी बजा करके, थालियां बजा करके, मुनादी करके लोगों को कहा गया और 20,000 के आसपास लोग इसी समय जब हम ये चर्चा कर रहे हैं शाम के टाइम पे जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए। जैसे इसकी जानकारी मिली, रोका नहीं गया, लेकिन जब सभा चल रही थी, भाषण चल रहे थे, उस समय के ऊपर ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के आते हैं
और बिना चेतावनी के तमाम दरवाजे बंद और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई जब तक के सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। लगभग 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चली। 1000 से ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे हैं, 7 महीने का बच्चा से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान मारे गए। हजारों की तादाद के अंदर लोग घायल हुए। इसकी परवाह किए बगैर कितने मरे हैं, कितने जख्मी हैं, क्या किया जाए, जैसे ही उनकी गोली रसद खत्म हुआ वापस चले जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की दरिंदगी की नहीं है, यह है एक वास्तविक चरित्र जो पूंजी की हवस पूर्ति, जो एक साम्राज्य है, किस हद तक, किस दरिंदगी तक व्यवहार कर सकता है। जलियांवाला वाले बाग की घटना ने इसको बेनकाब किया। बाकायदा उस समय के ऊपर डायर ने कहा भी कि ये हिंदुस्तान के लिए ऐसा किया गया था। आजादी के आंदोलन का जो उभार पैदा हो रहा था, जिस गया उसने अपना रिटायरमेंट ले ली, लेकिन वो यूरोपियन लोगों के बीच में हीरो बना रहा। उसके नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा किया गया, किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं रहा। ये एक परिस्थिति है, लेकिन जो इरादा ब्रिटिश साम्राज्य का था कि इससे वो जिस तरह का सबक, जिस तरह का डर लोगों के अंदर पैदा करना चाहते थे, आंदोलन को कुछ नहीं था। माफी चाहेंगे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। खैर, बात हम ये कर रहे थे कि इस घटना का जहां ब्रिटिश साम्राज्य के इरादे थे कि इसको हम कुचल देंगे, सबक सिखा देंगे, इसका व्यापक प्रतिक्रिया देश में हुई और ये देश के स्वाधीनता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इन्हीं में से शहीद आजम भगत सिंह के लिए प्रेरणा बनी, जो 12 साल की उम्र में उस समय के ऊपर जलियांवाला बाग गए, वहां की मिट्टी लेकर के आए, जो हमेशा उनके याद में रही। इसी में से उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जो इसके चश्मदीद गवाह थे, अनाथालय में रहते हुए, जो यहाँ वॉलंटियर का रूप में पानी पिलाने का काम जो कर रहे थे। पूरे देश में पैदा हुई जो प्रतिक्रियाएं थी, उसके बाद से असहयोग आंदोलन पूरे देश के अंदर पैदा हुआ और अंततः देश के स्तर के ऊपर दुनिया का जो सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय के ऊपर जो माना जाता था, उसको लोगों ने अल्टीमेटली मजबूर किया इस देश को छोड़ करके जाने के लिए। इस मौके के ऊपर हमारे सामने जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो सबक लेने की बात है, जो सीख लेने की बात है, वो एक तो यही है कि हमारे बहुत सारे लोग आज आज़ाद भारत में, नौजवान या आज के जो नागरिक, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि इस देश को जो आज एक आधुनिक भारत के रूप में हम जो जिसको जानते हैं, देखते हैं, इसकी बुनियाद में अनेकों असंख्य बेशकीमती लोगों की कुर्बानियां हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर ये एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य की नींव रखी गई थी। दूसरा इसी के साथ ये भी है क्या कि ये जो पूंजी का साम्राज्य है, जो उस समय के ऊपर एक औपनिवेशिक
साम्राज्य के रूप में काम कर रहा था। आज भी भले ही हमें आज़ादी मिल चुकी है, 70 साल से ज़्यादा, 72 साल से ज़्यादा हमें हो गए हैं, लेकिन दुनिया पे आज भी एक नव साम्राज्यवादी शासन जारी है। और कहने को जनतंत्र, दुनिया का पहला जनतंत्र, दुनिया के बड़े जनतंत्र, कुछ भी कहो, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय पूंजी की हवस पूर्ति का एक शासन तंत्र पूरी दुनिया पर आज भी चल रहा है। और उसकी हवस पूर्ति के लिए जो कार्ल मार्क्स ने एक समय के ऊपर कहा भी था कि इस पूंजी का विशेषता है कि जितना ज्यादा उसको मुनाफा दिखाई देगा वो उतना ही ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करती है। और धरती पर कोई पाप नहीं है जो वो ना करेगी अपनी इस हवस पूर्ति के लिए। वो जलियांवाला बाग की घटना 1857 की, उससे पहले की घटना, उसके बाद के पूरी दुनिया का इतिहास, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, करोड़ों लोग जिसके अंदर खप गए, मारे गए, दुनिया पर लूट का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। आज भी हम देख रहे हैं, कभी इराक में, कभी लीबिया में, कभी अफगानिस्तान में, किस तरह से इस वित्तीय पूंजी के हक में, इसके हित में अपना लूट का साम्राज्य के विस्तार के लिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, क्यूबा के ऊपर पाबंदियां जारी हैं। अभी भी जब हमारे यहाँ पूरी दुनिया में महामारी चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, हालत ये है कि हम अपने देश के स्तर के ऊपर राष्ट्रवाद की, भारत माता की जयकारे हैं शासक पार्टी की तरफ से, लेकिन हम भी इस महामारी की गिरफ्त में है, अमेरिका भी इस महामारी की गिरफ्त में है। लेकिन इस समय के ऊपर हमारे अपने हित, आम जनता की जरूरतों की बजाय किस तरह से अमेरिका हमें धमकी देता है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मलेरिया की एक दवा जो हिंदुस्तान में बनती है, सबसे ज्यादा जो निर्यात भी करता है, उसकी जरूरत आज अमेरिका को है। हिंदुस्तान 4 मार्च को प्रतिबंध लगाता है इन दवाओं के निर्यात के ऊपर, लेकिन जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति आदेश करते हैं, धमकी देते हैं, हिंदुस्तान की सरकार उसके सामने नतमस्तक होकर के वो दवाई, प्रतिबंध हटाया जाता है, उसको दवा भेजी जाती है। हमारे देश में आज बहुत कम लोग जिनका टेस्ट हो पा रहा है, लॉकडाउन है, सिर्फ लॉकडाउन से तो इस महामारी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि जो भी संदिग्ध लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए, उनकी पहचान की जा सके, ताकि उनको आइसोलेशन में अलग से रख करके उनका इलाज किया जा सके। इसके लिए हमें जरूरत है, हमारे डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उनकी निजी सुरक्षा के इक्विपमेंट हों, टेस्ट के लिए हमें आज सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन अफसोस की बात है कि हम 13 मार्च को अपने देश के अंदर महामारी घोषित हो जाती है, लेकिन 20 मार्च तक ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट, निर्यात जारी रहता है, क्योंकि मुनाफा चाहिए निर्यातकों को, उनकी जरूरत है। हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत क्या है, उसकी प्राथमिकता की बजाय मुनाफा प्राथमिकता। अभी सुनने में आया है आज ही कि जो रैपिड टेस्ट के लिए जो हमारे यहां जो रसद आनी थी, वो अमेरिका ने दबाव डाल करके अपने यहां मंगवा ली। हिंदुस्तानी मरते मरो, उनकी जरूरतें साम्राज्यवादी हितों के सामने नगण्य हैं। यह हम आप देख रहे हैं।
तो इसलिए आज इस मौके के ऊपर हम ये याद रखें कि जो आज भी साम्राज्यवादी अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए जो असली मसले लोगों के सामने हैं, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में आज इस कोरोना के अलावा और कोई मसला, कोई समस्या नहीं है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं करोड़ों की तादाद के अंदर, कितने लोग हैं जो घरों में कैद होकर के अभाव भूखमरी का शिकार होकर के मर रहे होंगे, कोई अंदाजा नहीं है क्या बनेगा उनका। जितनी जरूरतें हैं उसके हिसाब से आज देश में अनाज है, सड़ रहा है, जरूरत से 3 गुना भंडारण है, लेकिन केंद्र सरकार लोगों की जरूरतों की पूर्ति के लिए उसको नहीं भेज रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आज इस बात का सवाल जरूर खड़ा होता है कि साम्राज्यवाद से लड़ाई का अंत नहीं हुआ है, बल्कि वो नए रूप में सामने है। और जैसे जैसे लोग आज असंतोष क्योंकि जिस तरह का पैदा हो भी रहा है, तो उसको विभाजित करने के लिए वही हथकंडे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अख्तियार किए थे, धर्म जाति के नाम के ऊपर लोगों में बांटो, वही हिंदुस्तान में आज फिर, और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर इस पूंजी के साम्राज्य को, इसको वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, इस नए उदारवादी व्यवस्था को, लूट की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंधराष्ट्रवाद के, नस्लवाद के, सांप्रदायिकता के, अंध क्षेत्रवाद के तमाम नारे उछाले जा रहे हैं। अफसोस की बात तो यहां तक है कि अब तमाम देश में और दुनिया में यह महामारी जो ना किसी का रंग देखती है, ना कोई लिंग देखती है, ना कोई धर्म देखती है, पूरी मानवता जिसके सामने आज खतरा पैदा हो गया है, ऐसे समय के ऊपर भी ये लूट की राजनीति ऐसे संकट के समय पर भी लोगों के बीच में नफरत के बीज बो रही है। कहीं किसी देश के अंदर चाइना के खिलाफ, एशियन लोगों के खिलाफ, अफ्रीकन लोगों के खिलाफ, तो हमारे देश के अंदर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग आज देश के स्तर के ऊपर विभाजन की राजनीति को अमली जामा पहना रहे हैं। तो ऐसे समय के ऊपर हम जलियांवाला बाग के शहीदों को सलाम करते हुए, उनको क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हमें इस बात का प्रण लेने की जरूरत है, तभी हम कोई सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे कि जिन मंसूबों को लेकर के हमारे देश के असंख्य लोगों ने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, जिस तरह की आज़ादी का सपना उन्होंने संजोया था, एक खुद मुख्तियार देश जिसमें जाति धर्म के आधार के ऊपर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें आर्थिक सामाजिक स्तर के ऊपर ऊंच नीच शोषण खत्म होगा, एक ऐसा देश की स्थापना का जो सपना था वो अधूरा है। और आज भी अगर हम देखें तो पाएंगे कि दुनिया में वही जो ताकतें हैं जिसको भगत सिंह और उसके साथियों ने भी एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात कही थी। ये कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंग्रेजों की जगह यहाँ किसी हिंदुस्तानी को बैठा दिया जाए, जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी, जब तक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा, इंकलाब नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बात किस रूप में आचरितार्थ है कि जहाँ कहीं पर भी जो वामपंथी समाजवादी ताकतें देश दुनिया के अंदर हैं, वो इस कोरोना की महामारी से लड़ने में उनकी जो कामयाबी है वो अलग है। वो चाइना है, वो क्यूबा है, वो इवन हिंदुस्तान में भी बेशक केरला के अंदर कोई समाजवाद नहीं है, एक वामपंथी सरकार है। किस तरह से उन्होंने एक जनता के साथ प्रतिबद्धता के चलते हुए उन्होंने काम किया है कि तमाम देश के नागरिक चाहे किसी भी देश के कोने से क्यों ना आए हों, सबको एक मेहमान मजदूर के रूप में वहाँ उनके लिए कैंप बनाए गए, उनके लिए तमाम ज़रूरतों की व्यवस्था की गई और स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया गया।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके, जो सबसे पहला केस हिंदुस्तान में क्योंकि केरल में आया था, आज वो केरल उस पर नियंत्रण पाने में कामयाब हुआ है। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर जिस तरह से हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी बाजार के हवाले किया गया है पिछले समय में, सरकारी सार्वजनिक तंत्र को मजबूत करने की बजाय आज एक तरह से पूरा तंत्र चरमराया हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, उनको अपने स्वास्थ्य के उपकरण नहीं मिल रहे हैं, अपनी निजी सुरक्षा के उपकरण नहीं मिल रहे हैं, वो खुद संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मौक़ों के ऊपर ज़रूरत है कि हम ये पहचानें कि ये जो लूट पर आधारित जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जिसका नाम जनतंत्र दिया गया है, यह वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। एक जनता का जनतंत्र कायम करने के लिए हमें अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की जो कुर्बानियाँ रही हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें एकजुट होना होगा, अपनी एकता को मजबूत करना होगा और अधूरी रह गई आज़ादी के सपने को पूरा करने के लिए हमें अपना योगदान देना होगा। यही आज का सबसे बड़ा एक सबक नज़र आता है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।